बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 25 किस्तें सुन चुके हैं। अब 26वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मैंने अपनी आंखों को 60-70% मीच कर शीशे की चमक को धुंधलाया और मुझे शीशे का मरकज मालूम हो गया। इस काम में मुझे 2-3 सेकंड ही लगे थे। शीशे का मरकज मालूम होते ही मैंने बगैर किसी झिझक के ट्रैगर दबा दिया। धमाके की गूंज खत्म होने से पहले शीशे की एक चमक खत्म हो गई थी। लाजमी बात है, एक नाजुक शीशे को क्लशनकोफ की ताकतवर गोली ने दर्जनों टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। ओह, निशाना बन गया लाला जी जिंदाबाद। रनड़ा व रफ्तगी से चिल्लाई और उसके साथ ही मंडेर से झुककर गुलगारे को आवाजें देने लगी। बाजी बाजी बाजी। हाँ क्या है? वो बारची खाने से निकलकर सामने हुई। उसने शायद ये सोचा था कि रनड़ा ने पहली मर्तबा गोली चलाई है और यही खुशखबरी उसे देना चाहती है। लाला जी ने एक ही गोली से शीशे को निशाना बना दिया है। मैं कहती थी ना, लोग झूठ नहीं कहते। लाला जी बहुत बहादुर, दिलेर और अच्छे निशानाबाज हैं। वो जोश भरे अंदाज में कहती चली गई थी, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? सर झटकते हुए वो वापस मुड़ गई थी। यकीनन उसे मेरी तारीफ पसंद नहीं आई थी। क्या सचमुच लाला जी ने इस शीशे को निशाना बना लिया है? समर खान, जो उसके गुलगारे को मुसलसल पुकारने पर सहन में आया था और हैरान कुन अंदाज में पूछने लगा। रनड़ा जल्दी से बोली, कसम से सच कह रही हूँ, बेशक ऊपर आकर देख लो, अभी आया। वो खुश होता हुआ सीढ़ी की तरफ भाग पड़ा था। चंद सेकंड बाद ही वो मोर्चे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। आते साथ उसकी नजरें मतलूबा तने की जानिब उठ गई थी। रनड़ा पुरजोश अंदाज में उसे तफसील बताने लगी थी। मैं बस मुस्कुराते हुए उन दोनों बच्चों को देख रहा था। मेरी नज़र में वो मामूली सा काम उनकी नज़र में एक बहुत बड़ा कारनामा था। 2 किलोमीटर दूर से हदफ को निशाना बनाने वाले स्नाइपर के लिए 200-250 मीटर दूर से किसी हदफ पर गोली मारना एक मजाक ही तो था। रात को सोते वक्त तक समर खान और रनड़ा उसी मौजू को छेड़े रहे। गुलगारे ने इस बहस में हिस्सा लेने की कोई जरूरत महसूस नहीं की थी। शमरेज खान खुद उस शीशे को निशाना बनाने के लिए चंद गोलियां जाया कर चुका था। रनड़ा की जुबानी शीशा टूटने की बात सुनते ही उसने बस इतना कहा था, वो ऐसा है बेटी, ये निशाना तो उसके लिए नहायत मामूली बात थी। बाजी तो कहती थी उनसे अच्छा निशानेबाज कोई हो ही नहीं सकता। और याद है उन्होंने लाला जी को ललकारा भी था। शमरेज खान मुहब्बत से बोला, वो भी तो तुम्हारी तरह बच्ची है। रनड़ा ने मुंह बनाते हुए दिल के फोड़े फोड़े, बच्ची कहाँ है, इतनी बड़ी हो गई है और देख लें, जरा भी उनकी हुक्म अदूली करें, पिटाई करने से भी बाज नहीं आती। तुम्हें लाला जी क्या मिले, बड़ी बहन ही के खिलाफ हो गई हो। रनड़ा जल्दी से बोली, खिलाफ तो नहीं, खैर हुई, वो बहुत प्यारी हैं, अलबत्ता लाला जी से जरा कम। शमरेज खान ने इंकशाफ करते हुए कहा, तुम्हारे लाला जी कल वापस जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? वो फौरन मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई थी। मैं हंसा तो क्या सारी जिंदगी यहीं पर गुजार दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, हमारा घर इतना बड़ा जो है। मैं उसे डराते हुए बोला, मेरी बीवी परवैशा ने ये सुना ना तो तुम्हें जान से मार देगी। रनड़ा फखर से बोली, मेरे लाला जी के होते हुए मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। भूल है तुम्हारी, वो तुम्हारे लाला जी के भी कान खींचती है। लाला जी बाबा जान कहते हैं कि झूठ। रनड़ा के मुंह में ये अल्फाज थे कि गुलगारे अंदर दाखिल हुई। रनड़ा, बड़ों से तमीज से बात किया करो और जाओ सो जाओ। जी बाजी, वो धीमे लहजे में कहकर उठ गई थी। मैंने कहा, चाचा शमरेज एक बात पूछना थी। पूछो जनाब। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ जबकि गुलगारे मेरी तरफ पीट करके बाप के पांव दबाने बैठ गई थी। बड़ों से तमीज से बात करना सिर्फ छोटी बहनों के लिए जरूरी होता है या यही कुलिया बड़ी बहन पर भी लागू होता है? शमरेज खान ने बुलंद बांग कहका लगाया, कोई आप मेरी गुलगारे बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बड़ों की इज्जत नहीं करती। अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आपकी बात से तो मुझे यही अंदाजा हुआ है। अच्छा, इस मौजू को छोड़ें चाचा शमरेज, आप मुझे रास्ते के बारे में मजीद तफसील बताएं। बेहतर तो यही है कि चंद दिन और यहीं क़याम कर लो। जल्द ही मुजाहिदीन की कोई पार्टी यहाँ से गुजरेगी, उनके साथ आगे चले जाना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि कल का इंतजार कर सकूं। उसने पूछा, अच्छा सुबह किस वक्त निकलोगे? नाश्ता करते ही, करीबन 7-8 बजे तक। कहकर वो चंद लम्हे सोच में डूबा रहा और फिर रास्ते के बारे जरूरी बातें बताने लगा। घंटा डेढ़ बातचीत करने के बाद हम आराम करने लेट गए कि सुबह मुझे सफ़र भी करना था। हमारी गुफ्तगू के दौरान गुलगारे मुसलसल खामोश बैठी रही थी और जो ही हम सोने लगे वो अपने बाप के जिस्म पर लिहाफ ढेक करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह नमाज के बाद मैं लिहाफ में घुसकर नाश्ते का इंतजार करने लगा। नाश्ता रनड़ा लेकर आई थी। शमरेज खान और मैंने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया। मैं 2-3 पराठे खा गया था ताकि दोपहर के खाने की हाजत न रहे। नाश्ते के बाद मैं अपना सफरी थैला तैयार करने लगा। थोड़ी देर में मैं जाने के लिए तैयार था। शमरेज से अलविदाई मुआनका करके मैंने रनड़ा और समर खान के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। वो दोनों मेरे जाने से परेशान हो गए थे। रनड़ा ने पूछा, लाला जी आप वापस कब लौटेंगे? इस बारे तो कुछ नहीं कह सकता, उसने मुंह बसोरा। अच्छा, ये वादा तो कर सकते हैं ना कि इसी रास्ते से लौटेंगे? नहीं, मैंने अपने सर को दाएं बाएं हरकत दी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी वापसी किन हालात में होगी, बल्कि मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं वापस लौट भी सकूं।
सकूंगा या नहीं। लाला जी ऐसे तो नहीं कहते ना। रनड़ा की आंखें नम होने लगी थी। अच्छा तुम्हारी बाजी कहाँ है? क्या उसने मुझे रुखसत नहीं करना? मैंने जल्दी से मौजू तब्दील किया। वो तो नाश्ता बनाकर घर से निकल गई थी। वो इंकिशाफ करते हुए बोली, शायद गाँव की तरफ गई हूँ। मैंने उन्हें कहा भी था कि लाला जी ने नाश्ते के बाद अलविदा होना है, मगर मुझे उन्होंने ये कहकर झिड़क दिया कि ये मालूमात मैं अपने पास ही रखूं, शायद कोई ज़रूरी काम हो। मैंने किसियाना होकर बात बनाई, बची है जीशान साहब, मैं उसकी तरफ से माजरत खा हूँ। शमरेज खान ने जल्दी से सफाई दी। जेब से 4-5 हज़ार के बकद रकम निकाल कर मैंने समर खान और रनड़ा के हाथ पर आधे आधे नोट रखे और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो इनकार में सर हिलाते रह गए थे। गुलगारे वाकई मुझसे सख्त नाराज थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी हिसास होगी और आखिरी वक्त तक मुझे माफ़ करने पर तैयार नहीं होगी। उसे मनाने के लिए मैंने अपना एक दिन ज़ाया कर दिया था। को उसके साथ मेरा कोई ऐसा जज्बाती लगाव तो नहीं था कि मैं वो वाकया भूल ना पाता। अलबत्ता उसने मेरी जान बचाकर जो एहसान किया था, उस कर्ज के बोझ ने मेरे कंधे जरूर झुका दिए थे। घर से निकलकर मैं जनूब की तरफ मौजूद ढलान पर चलने लगा। ढलान पर तिरछा चलते हुए मैं नाले में उतर सकता था, मगर नाले में बर्फ कुछ ज्यादा ही इकट्ठी होती है, जबकि ताज़ा पड़ी बर्फ में चलना काफी दुश्वार होता है। 1.5-2 फुट पड़ी हुई ताज़ा बर्फ में आदमी का पाँव घुटने तक धंस जाता है। पाँव को ऊपर खींचते हुए ठीक ठाक ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है। यूं मिनटों का फासला घंटों में तय होता है। इस पुरमुशक्कत चलने से इतनी थकन होती है कि चंद किलोमीटर चलना भी कारे दर्द बन जाता है। इसी वजह से मैंने नाले में उतरने के बजाय ढलान पर तिरछा चलना पसंद किया था कि ढलान पर ज्यादा बर्फ जमा नहीं हो पाती। किलोमीटर भर चलकर मुझे नाले की तह नजर आने लगी थी। यह देखकर मैं खुश हो गया था कि तह में बहते पानी की वजह से नाले के दरमियान में बर्फ मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। मैंने ढलान पर चलने का इरादा खत्म करके नाले में उतरने लगा। उसी वक्त मेरी नज़र 15-20 गज दूर गुजरने वाले कदमों के निशानात पर पड़ी। कोई आदमी वहां से पहले भी गुजरा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में ख्याल गुजरा कि शायद वो गुलगारे के पाँव के निशान हों, मगर फिर मैंने अपने ख्याल को जुटला दिया कि उनका गांव ख्वागा अबू मुखालिफ जानिब में पड़ता था। उसे इस तरफ आने की क्या जरूरत थी। नाले में उतरकर मैं पानी के किनारे किनारे चलने लगा। कदमों के बने हुए दूसरे निशानात भी नाले की तह में बहते हुए पानी के पास आकर खत्म हो गए थे। मैं चलते चलते चौकन्ने अंदाज में दाएं बाएं का जायजा भी लेता गया कि कदमों के निशान किसी ऐसे उचक्के के भी हो सकते थे जो मुझे धोखे से निशाना बना लेता। नाले का रुख मशरक से मगरब की जानिब था। पानी का बहाव भी उसी जानिब था। मुझे गोया गैर महसूस उतराई में उतरना पड़ रहा था। इसी वजह से मुझे चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। फरलांग भर के फासले के बाद नाला जनूब की तरफ मुड़ा। मजीद 50 मीटर चलते ही मुझे पाँव के निशान ऊपर की जानिब बढ़ते नजर आए। उसी तरफ नजरें दौड़ाते ही मुझे करीबी टिकरी पकड़ बैठा हुआ नजर आया। उसे पहचानते ही मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। वो कोई और नहीं गुलगारे थी। गोद में कलशिनकोफ रखे एक पत्थर पर तशरीफ टेके वो सामने की जानिब देख रही थी। वो मुझे देख चुकी थी, मगर उसने ना तो मुझे मुखातिब किया था और ना मेरी जानिब मुतवज्जा हुई थी। वो छोटी सी टीकरी नाले की तह से 20-25 गज ही बुलंद थी। एक लम्हा रुक कर मैंने उसकी जानिब गहरी नजरों से देखा और फिर आगे गुजरता चला गया। मेरा ख्याल था कि वो मुझे आगे जाता देखकर जरूर आवाज देगी, मगर 10-15 कदम चलने के बावजूद वो उसी तरह बेपरवाही से बैठी नाक की सीध में देखती रही। अपने कदम रोक कर मैंने दोबारा उसकी जानिब देखा और फिर एक फैसले पर पहुंचते हुए उसके कदमों के बने हुए निशानात की तरफ बढ़ गया। न जाने वहां वो क्यों आई थी, मुझे मुआजरत का मौका देने, मुझसे मजीद शिकवे करने या किसी और मकसद थे। बहरहाल उसकी सोच जो भी थी, उसकी वहां आमद की वजह मैं ही था और वही वजह जानने के लिए मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी सी चढ़ाई तय करके मैं उसके करीब पहुंचा, मगर मेरी जानिब तवज्जो दिए बगैर वो सामने देखती रही। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट नजर आ रहा था, यूं जैसे कोई आदमी तन्हाई में खाली उल ज़हन होकर खला में घूर रहा हो। करीब पहुंचकर मैंने गला खनकार कर अपनी जानिब उसे मुतवज्जा किया, मगर उसके इन्हिमाक में कोई फर्क न पड़ा। उसने मेरी तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। उसके दाएं जानिब बड़े पत्थर पर से बर्फ हटाकर मैंने भी नशिस्त संभाल ली। सफरी थैला अपने कंधे से निकाल कर मैंने नीचे रख दिया था। 1-2 लम्हा सोचने के बाद मैंने धीमे लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा करते हुए कहा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। उसके इन्हिमाक में दरार पड़ी। मेरी जानिब सर घुमाते हुए उसने गहरी नीली आंखें मेरे चेहरे पर जमाई, जिनकी तह में जवार भाटा उठना शुरू हो गया था। और आपके मुआज़रत करने से मुझे पहुंचने वाली अजियत का आज़ाला हो जाएगा। मैंने तो बस अपनी गलती को तस्लीम किया है और यकीनन एतराफ़ जुर्म से मुजरिम माफ़ी का हकदार तो हो जाता है। हकदार नहीं, तलबगार कहें। यह तय करना ज्यादती का शिकार होने वाले का काम है कि माफ़ किया जाए या बतला लिया जाए। मैं पीकी मुस्कुराहट से बोला, शायद इतना बड़ा कसूर तो नहीं था मेरा। ये छोटी सी बात नजर आ रही है आपको? जानते हैं मुझ पर क्या बीती? मैं अपनी नजरों से गिर गई हूँ, आपसे आंख मिलाने की काबिल न रही। मेरा किरदार, मेरी पारसाई और शख्सियत का बुत पाताल में जा गिरा। मेरे एहसासात के इतने टुकड़े हुए जिन्हें समेटने के लिए शायद
सारी जिंदगी भी कम पड़ जाए। उसकी नीली आंखें झील का मंजर पेश करने लगी थी। मैं ऐसी लड़की तो नहीं हूँ जैसी आप समय बैठे अपने रिश्ते की इतला ही दे दी थी ना। यही बावर कराया था कि मैं आपको भाई नहीं समझती, वो भी उस वक्त जब तक मुझे पलवैचा के बारे मालूम नहीं हुआ था और मैं कुछ भी समझती रहती। आपने तो मुझे छोटी बहन कहा था ना। अगर मुझसे आपके साथ टकराने की गलती हो गई थी तो उसे इस अंदाज में उजागर करने की क्या जरूरत थी कि मेरे किरदार पर उंगली उठने की नौबत आ जाती। और मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं किसी ऐसी नीयत या इरादे से आपके करीब नहीं हुई थी जैसा आप समझ बैठे। इतने ओछे, सस्ते और बेकीमत किरदार की मालिक नहीं हूँ मैं। वो तो बस हालात ऐसे थे कि मुझसे ये गलती सरजद हुई और आपने मुझे बेतुकीर करने, मेरी इज्जत खाक में मिलाने और मुझे अपनी नज़रों से गिराने में एक सेकंड की देर भी नहीं की। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी हिसास हो सकती है। मैं तो पलवैचा का आदी था जिसे शुरू में मैं कितनी बार ऐसी बातों पर न सिर्फ जुबान से मुतनब्बा करता रहा था बल्कि हाथों से पकड़कर भी दूर धकेल दिया करता था। और उसने मेरी किसी बात को मच्छर के पर जितनी भी अहमियत नहीं दी थी, बल्कि उल्टा वो मुझे मतऊन कर दिया करती थी। हालांकि वो उस वक्त मेरे लिए मुकम्मल गैर थी और मैं जो कहता था वो बनावटी नहीं हकीकत हुआ करता था, लेकिन वो उल्टा मुझे ही धमकाने लगती। यहाँ मेरी जरा सी गलती पर गुलगारे ने जाने कितनी गहराई में उसे महसूस कर लिया था। मुझे यकीन था कि उसकी जगह अगर पलवैचा होती और उसे मैंने यूं ही दूर धकेला होता तो वो एक लहजा जाया किए बगैर दोबारा मुझसे हाली पड़ती। मेरे अंदर कहीं दूर से आवाज उठी, हाँ, क्योंकि वो तुम्हें शुरू दिन से चाहती थी और उसके करीब होने का मकसद नजदीकियां खत्म करना ही था। गुलगारे तो बेख्याली में करीब हुई थी। अच्छा रो तो मत। मैंने उसका सर्द हाथ अपने दोनों हथेलियों के बीच लिया और खिफत से बोला, बाखुदा मेरा ना तो ये इरादा था ना ये ख्याल ही जैसा आप समझे बैठी हैं। जो कुछ हुआ नादास्तगी और इज्जत में हुआ। यकीनन मैंने गलत बल्कि बहुत ही गलत किया था और मेरे जहन के किसी गोशे में दूर दूर तक भी ये गुमान नहीं था कि मैं आपके किरदार पर राय बराबर भी शक कर सकूं। हकीकत तो ये है कि मुझसे हिफ्ज़ मातुकद्दम के तौर पर यह फेल सरजद हुआ था। बेशक मैंने आपको बहन कहकर पुकारा, लेकिन इतना तो आप भी जानती हैं कि किसी लड़की को बहन कहने या समझने से वो आपकी महरम नहीं बन जाती। उसकी हैसियत तब भी गैर औरत जैसी ही रहती है। इसी तरह आप ये बात भी जानती होंगी कि शैतान मरदूद इंसान के जिस्म में खून की तरह मुतहर्रक रहता है। वो किसी के दिमाग में गंदे और गलीज ख्यालात पैदा करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाता। आप जैसी खूबसूरत और प्यारी शक्ल अल्लाह पाक ने बहुत कम लड़कियों को अनायत की होगी, जबकि मैं एक गुनहगार और सस्ते ख्यालात का मालिक आम सा जवान हूँ। आपके बारे मेरे दिल में नहायत पाकीज़ा, मुकद्दस और अकीदत मंदाना ख्यालात भरे हैं। इतने ज़्यादा करीब होने पर खुदा न खास्ता मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल भी पैदा हो सकता था जिस पर मैं सारी ज़िंदगी पशीमा रहता। बस यही सोचकर मैं इजलत में कोई सही फैसला न कर सका, बचाए इसके कि मैं खुद पीछे हो जाता और आप ये समझती कि मैं आपको होल में झांकने का मौका दे रहा हूँ। मैंने आपको बाजू से पकड़कर दूर धकेल दिया। मेरा तरीका और अंदाज गलत ही नहीं, बड़ा बेहूदा था, लेकिन माफ़ करना और नज़रअंदाज कर देना आपके बस में है। मुझे इस वक्त एहसास हो गया था, अब तक शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। आप मेरी मोहसिन हैं। मुझे नई ज़िंदगी अता करने में अल्लाह पाक ने आपको सबब बनाकर भेजा है। बराए मेहरबानी दरगुजर करो, मुझे माफ़ कर दो। अपने बाएं हाथ की पुष्ट को उसने आंखों पर फेरा और नीचे देखती हुई धीमे लहजे में पूछने लगी, पलवैचा को ये बात बताओगे? नहीं, मगर आपके बारे ज़रूर बताऊंगा। छोटी बहनों को तो आप कहकर नहीं पुकारा जाता, बज़ाहिर तो नहीं, मगर उसके लहजे की गहराइयों में हल्के से दुख की आमेज़िश शामिल थी। मैं मुस्कुराया, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी माजरत खा हूँ। कल आप मुझे मनाने के लिए पूरा दिन रुके रहे, मगर मैंने आपको बात करने का मौका ही न दिया। तो तुम्हें मालूम था कि मैं क्यों रुका हूँ। बच्ची तो नहीं हूँ। उसके होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इतनी बड़ी भी नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो। आपकी पलवैचा से तो बड़ी हूँ ना। उम्र में कह सकती हूँ, वरना जो काम वो करती है उसके मुकाबले आप बिल्कुल छोटी सी बच्ची नजर आएंगी। हाँ, वो मेरी आइडियल है। मैंने उसकी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और उसे मिलने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। दुआ करो मुझे जल्दी मिल जाए ताकि मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूं, फिर खूब गपशप करना। अच्छा, दिखने में कैसी है? गुलगारे की आंखों में गहरा तजस्सुस था। मैंने परस में रखी उसकी तस्वीर निकाल कर गुलगारे की तरफ बढ़ा दी। लो खुद देख लो, यह तस्वीर मैंने उसकी मां से ली थी। तस्वीर में होंठों पर मलकूती तबस्सुम सजाए वो कैमरे की तरफ देख रही थी। गुलगारे उसकी तस्वीर को इन्हिमाक से देखते हुए बोली, वाकई इसके बाल तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं और बिल्कुल लड़का ही लग रही है। शक्ल कैसी है? जितनी प्यारी है उतनी ही खुशकिस्मत भी है कि जिसे प्यार करती है उसे भी इस कदर महबूब है। जानती हो, उसके मिलने से पहले मेरी जिंदगी कितनी फीकी, बेरौनक और बेमज़ा थी। खासकर औरत ज़ात तो मेरे नज़दीक बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं थी। और उस दिन मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि पलवैचा शुरू में मुझसे कैसे टकराई थी। मैं ऐसी बहुत सी बातें उसके सामने धुराता चला गया जो मैं उससे पहले उसे नहीं बता सका था। वो बड़े इन्हिमाक, दिलचस्पी और मुस्कुराते हुए पलवैचा की शौकियों शरारतों भरे वाक़यात सुनती रही।
इस दौरान वो गाहे गाहे उसकी तस्वीर पर भी नजर दौड़ा लेती थी। मेरी बात खत्म होती ही वो गहरा सांस लेते हुए बोली, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप दोनों एक हो गए। सही कहा, मैंने इस बात में सर हिला दिया। पता है, मैंने दिल में एक और गिला भी छुपाया हुआ है। पलवाशा की तस्वीर मेरी जानब बढ़ाते हुए शिकवा खुना हुई। मैं दिलचस्पी से मुस्तफसर हुआ, भला वो कौन सा? समर खान को आपने कलाशनकोव तोहफे में दी, रनड़ा को 12 बोर, अबू जान को 8 mm। मेरे लिए कुछ भी नहीं। कम अज कम इतना ही कह देते कि ये पिस्तौल गुलगारे के लिए छोड़े जा रहा हूँ। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैं दूसरे कमरे में बाबा जान और आपकी तमाम बातें सुन रही थी। यूं ही आपने बाहर जाने का इरादा किया, मैं भागकर बावर्ची खाने में घुस गई। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, छुप कर बातें सुनना कोई अच्छी आदत तो नहीं है ना। आप मेरे शिकवे को बातों में ना उड़ाएं। बहरहाल आपके बताए बगैर मैंने एक पिस्तौल आपकी निशानी के तौर पर रख लिया है। उसने कंधे से लटके हुए कपड़े के थैले से 30 बोर पिस्तौल निकाल कर मेरी आंखों के सामने लहराया। वो पिशावर से मुल्हिक शहर दर्रा आदम खेल का बना हुआ मकामी साख्त का पिस्तौल था। दर्रे में अच्छा असला भी बनता है और नाकस भी। वो दोनों पिस्तौल मैंने देखे थे, बस गुजारे लायक ही थी। पागल, ये हथियार मेरे नहीं है, ये तो उन अचक्कों की निशानी है। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और मौजूद है, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। ये कहते हुए मैंने नेफे में अड़ता हुआ ग्लाक 19 निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, मेरे लिए ये काफ़ी है। मैंने गोद में रखी कलाशनकोव का बट थपथपाया। पिस्तौल मेरे हाथ से लेकर उलट पलट कर देखते हुए शरारती लहजे में बोली, वैसे इतना महंगा तो नहीं लग रहा। अगर कभी रकम की जरूरत पड़े तो क्या इसे 10-15 हज़ार में बेच सकती हूँ? मैंने संजीदगी से कहा, 200 से कम 1 रुपया भी न लेना, मजाक तो न करें। मुझे संजीदा देखकर उसके लहजे में हकीकी हैरानी उभर आई थी। 200 में तो आजकल अच्छा चाकू भी नहीं मिलता। सच कह रहा हूँ, 200 हज़ार से 1 रुपया भी कम न लेना। 200 हज़ार? वो अब तक मेरी बात को नहीं समझी थी। मेरा मतलब है 2 लाख। क्या इतना महंगा? मैंने नहीं रखना। उसने एकदम पिस्तौल मेरी जानब वापस बढ़ा दिया था। पागल, मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी प्यारी बहन के लिए तो इससे कई गुना कीमती चीज़ भी हकीर कहलाएगी। आप जब वापस आएंगे ना तो फिर ले लूंगी, फिलहाल ये आपको वहाँ काम आएगा। पिस्तौल मेरे हवाले करने के बहाने उसने मेरी वापसी के रास्ते का तयन कर दिया था। मेरे लिए ये बेहतर रहेगा। मैंने उसके हाथ से 30 बोर पिस्टल लेकर नेफे में अड़स लिया, मगर खामोश। मैंने हाथ उठाकर उसे बात करने से रोका और सफरी थैले से गलाक की गोलियां निकालने लगा। 100 के करीब फालतू गोलियां मेरे पास मौजूद थीं। वो तमाम मैंने गुलगारे की जानब बढ़ा दी। गोलियां मेरे हाथ से लेते हुए उसने मुस्कुरा कर पूछा, वैसे लाला जी की लाडली बहन रंडा बीबी ने आपको बताया तो जरूर होगा कि मैंने उसके सामने आपकी कितनी बुराइयां की थी। मैं खिलखिलाकर हंस दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही कह रही थी। कल का सारा दिन और गुज़िश्ता रात आपकी तारीफें करके उसने मेरे दिमाग की चोलें हिला कर रख दी थी। कम अज़ कम 5-6 दफ़ा तो बेइज्जत हुई होगी, मगर बाज फिर भी ना आई। आपने गलती से शीशे को क्या निशाना बना लिया, उसे आपसे बेहतर निशानेबाज पूरी दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा। कल रात जब आपके सोने के बाद मैं अपने कमरे में गई, वो जाग रही थी और उसके पास एक ही मौजू था, उसका लाला जी। हासिद कहीं की। मेरे सामने भी उसने अपनी बाजी की काफ़ी तारीफें की थी, मगर मैंने उसे नहीं डांटा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, मैं भी मुस्कुरा दिया था। अच्छा, वो बड़ी चट्टान पर पड़ा छोटा गोल पत्थर नजर आ रहा है। उसने नाले में पड़े हुए एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया जिस पर छोटा सा गोल पत्थर रखा था। फासला 250-300 मीटर से ज्यादा ही होगा। लग यही रहा था कि उसने आते वक्त इस चट्टान पर खुद ही वो पत्थर रखा था। मैंने जवाब दिए बगैर कलाशनकोव को कंधे से लगाया और लबलबी दबा दी। छोटा पत्थर नजरों से ओझल हो गया था। मैंने हंसते हुए कहा, अब नजर नहीं आ रहा। वो शौकी से बोली, ये बात मैं रंडा बीबी को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। मैंने मज़ाहिया लहजे में जवाब दिया, सब जानते हैं कि गुलगारे बीबी कितनी हासिद है। वो संजीदा होते हुए बोली, अगर हासद होती तो किसी और से हसद करती। और किससे? मैं बेख्याली में पूछ बैठा था। किसी से भी नहीं, समर खान, बाबा जान या पलवाशा वगैरह से। बात को गोल मोल करके भी उसने वाजे कर दिया था। यकीनन अब मुझे चलना चाहिए। मैं उस लायखल बहस को मजीद जारी नहीं रख सकता था। उसके चेहरे पर उदासी नमूदार हुई, मगर उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। बगल में लटकाए झोले से कपड़े की पोटली निकाल कर उसने मेरी जानब बढ़ा दी। आपके लिए दाल के पराठे बनाए हैं। हाँ, इसकी तो बहुत जरूरत थी। मैंने पोटली लेकर सफेद थैले में डाल ली। उनके घर से चलते वक्त भी मेरे दिमाग में ये बात मौजूद थी कि रंडा को कहकर रास्ते के लिए कोई पराठे वगैरह पकवा लूं, मगर गुलगारे की जाने की खबर सुनकर मैं रंडा को नहीं कह पाया था। मैं जाने के इरादे से खड़ा हुआ, वो भी उदास चेहरा लिए उठी। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो कदम बढ़ाकर मेरे नज़दीक हुई और मेरी छाती पर सर रख दिया। उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने उदास लहजे में कहा,
बहना दुआओं में याद रखना। भाइयों को तब ऐसा कहना चाहिए जब उन्हें बहन की मोहब्बत में शुबा हो। ये कहते हुए वो मुझसे आहिस्तगी से अलहदा हो गई। नहीं, सिर्फ याद दहानी करवा रहा था। फिर भी मुझे बुरा लगा। अच्छा, गलती होगी, अब तुम जाओ। मैं यहाँ फीकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हो गई थी। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, तुम अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे लाला जी। ये कहते ही वो झटके से मुड़ी और टीकरी से उतरती चली गई। नाले में उतरकर उसने एक बार मुड़कर देखा और फिर वापसी के रास्ते पर गमजन हो गई। पलवैचा की तरह उसके कदमों में भी बहुत तेजी थी। पहाड़ी इलाके के रहायशियों के लिए पहाड़ों पर चढ़ना उतरना मामूल की बात होती है। मैं वहीं खड़ा उसे देखता जा रहा था, यहाँ तक वो नाले के मोड़ पर पहुंच गई। वहां एक बार फिर रुककर वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर अलविदाई अंदाज में हाथ लहराने लगी थी। मैंने भी हाथ उठाकर जेर लब खुदा हाफिज कहा। यकीनन उसकी तरह मेरी आवाज़ भी उस तक नहीं पहुंची थी, मगर मेरी तरह उसे भी यकीन होगा कि मैंने खुदा हाफिज कहा है। लम्हा भर हाथ लहराने के बाद वो मुड़ते हुए मेरी नज़रों से ओझल हो गई। एक और काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ हस्ती मुझसे जुदा हो गई थी। न जाने वो जिंदगी में दोबारा मिल भी पाती या हमेशा इन्हीं मुख्तसर घड़ियों की याद की सूरत में मेरी यादाश्त में जिंदा रहती। मैंने सफरी थैला अपनी पीठ पर लादा, क्लचिंकोव को दाएं कंधे से लटकाया और बोझल कदमों से अपने रास्ते हो लिया। मैंने काफ़ी वक्त गुलगारे के साथ गुजार लिया था। सूरज के सामने छोटी छोटी पतलियां आने लगी थीं। हाथों को गर्म करने के लिए मैंने कोट की जेब में डाले। मेरा दाहिना हाथ किसी चीज़ से टकराया और मैं एकदम हैरानी भरे अंदाज में रुक गया कि शमरेज खान के मकान से रुखसत होते वक्त मैंने जेब में कोई चीज़ भी नहीं डाली थी। मैंने फ़ौरन हाथ बाहर निकाला। वो हजार के नोट थे जिन्हें गोल लपेट कर उन पर धागा फेरा गया था। धागा खोलने पर मुझे नोटों के दरमियान एक छोटा सा रुक्का भी नजर आ गया जो पश्तो में तहरीर किया गया था। टूटे फूटे शिकस्ता अल्फाज को देखकर अंदाजा होता था कि लिखने वाला वाजबी तालीम याफ्ता है। बिलाशुबा वो रुक्का और पैसे मेरी जेब में गुलगारे ने डाले थे। मेरी नज़रें इस शिकस्ता तहरीर पर फिसलने लगी। सलाम के बाद लिखा था, बेहोशी के वक्त आपके जिस्म से मैंने ही लिबास अलहदा किया था। लिबास की तलाशी लेने पर 3000 रुपए के बकद रकम नजर आई थी और जहां आप जा रहे हैं वहां आपको काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे अपने पैसे हैं। मैं जानती हूँ अगर मैंने बराह रास्त आपके हवाले किए तो बड़ा होने का फ़ायदा उठाकर आप मुझे डांट कर ये पैसे वापस दे देंगे, इसीलिए मुझे चोरी आपकी जेब में डालने पड़ रहे हैं। गो ये थोड़ी सी रकम है, मगर यकीन मारो मेरी सारी पूंजी यही है। अगर बहुत ज़्यादा पैसे भी मेरे पास होते तो आपको दे दिए होते। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मेरे गुज़िश्ता 2 रोज़ के रवैये पर लाजमन आपका दिल दुखा होगा। बाखुदा मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। माजरत खा हूँ। अल्लाह पाक आपको और मेरी बहन पलवैचा को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज। ये सारी तहरीर उसने पहले से लिखकर अपने पास रखी हुई थी। इसका मतलब था कि वो सिर्फ अपना गिला मुझ तक पहुंचाने आई थी, वरना नाराज़गी वो पहले से ख़त्म कर चुकी थी। उसका खुलूस देखते हुए मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने रकम शुमार की। हजार के 15 नोट थे, लेकिन उनका वजन इतना ज़्यादा था कि शायद कारून का खजाना उठाने वाले ऊँट भी उनके बोझ तले बैठने पर मजबूर हो जाते। मैंने वहीं खड़े खड़े अहद कर लिया कि अगर ज़िंदगी ने वफा की तो एक बार गुलगारे को मिलने ज़रूर लौटूंगा। यकीनन उसने मेरी जेब में नोट डालने के लिए ही मेरी छाती पर सर रखा था। मैं पहले ही उसका बहुत ज़्यादा मकरूज था। उसने मज़ीद ज़ेर बार कर दिया था। उस नीली आंखों वाली पाकीज़ा ख्यालात लड़की ने हमेशा मेरी याद में जिंदा रहना था। अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे और तुम्हें ढेरों खुशियां नसीब हो मेरी प्यारी बहना। ज़ेर लब बुड़बुड़ाते हुए मैंने आंखों में पैदा होने वाली नमी खुश की और आगे बढ़ गया। उन चक्कों में से एक की जेब में मुझे 20-25 हज़ार के करीब पाकिस्तानी करेंसी मिली थी, मगर उस बारे में उसे नहीं बता सका था। उसी वजह से उस मुखलिस लड़की को अपनी सारी पूंजी मेरे हवाले करना पड़ गई थी। मैं मुसलसल उतराई में जा रहा था, लेकिन ज़्यादा देर उतराई का ये सफ़र जारी न रहा। वो नाला शुमाल की जानिब मुड़ा और फरलांग भर के बाद उसका रुख मशरक़ की जानिब हो गया। वो इलाका यूँ भी पहाड़ दर पहाड़ है, न नालों का रुख मुतय्यन है और न पहाड़ी सिलसिले किसी एक सिधाई में है। अनजान आदमी के लिए तो वो पहाड़ भूल भलियों की तरह है, जो एक बार इन भूल भलियों में घुस जाए निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मैंने मगरब की समत अपना सफ़र जारी रखा और ऐसा करने के लिए मुझे अब ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। बुलंदी के सफ़र में आदमी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है। ज़्यादा तेज़ी की कोशिश में थकन के साथ इंसान का सांस भी फूलने लगता है और मैदानी इलाके से आए हुए आदमी का सांस रहायशी लोगों की निस्बत ज़्यादा फूलता है। सूरज के गिर्द फिरने वाली आवारा बदलियां धूप की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। वो लगता तो नहीं था कि बर्फबारी या बारिश होगी, मगर इस बारे वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। यहाँ का मौसम तो ऐसा है कि तेज़ धूप की हुक्मरानी को बादल चंद लम्हों में ज़ेर करके जल थल कर देते हैं और ज़मीन पर बारिश का पानी अभी तक बह रहा होता है कि सूरज एक बार फिर पूरी आबोताब से चमकना शुरू हो जाता है। चढ़ाई शुरू में तो नॉर्मल थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे लिए सीधा ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया और मैं तिरछा आगे का सफ़र तय करने लगा। यूं के 10-15 कदमों के बाद मैं 3-4 कदम बुलंद हो जाता। सूरज अपना आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुका था। मेरे पास मौजूद पानी की 2 बोतलें खाली हो गई थीं
और जिस बुलंदी पर मैं मौजूद था, इतनी ऊंचाई पर अमूमन चश्मे नहीं होते। चश्मे ज्यादातर नालों की तह से 20-25 गज ऊपर ही हुआ करते हैं। इस पहाड़ी की ढलान तो इतनी सीधी थी कि वहां बर्फ भी नहीं ठहर पाती थी। अब दूसरी जानब उतर कर मुझे कोई चश्मा मिल सकता था। अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी, मगर पानी की गैर मौजूदगी में मुझे खाना खाना मुनासिब न लगा। यूं भी भूख प्यास बर्दाश्त करना हम स्नाइपर्स की आदत से सानिया बन जाती है। कई के दिन भूखा प्यासा रहने वालों को चंद घंटे की भूख कभी नहीं सताती। घंटे भर की तगोदो के बाद मैं बुलंदी पर पहुंच गया था। इतनी सर्दी के बावजूद उस सख्त चढ़ाई पर मुझे अच्छा खासा पसीना आ गया था। चोटी पर बैठकर मैं सताने लगा। उसके साथ ही मेरी नजरें सामने की जानिब अपनी मंजिल की तलाश में सरगर्दा रहीं। पीछे रास्ते में मुझे चंद वीरान घर मिले थे। एक छोटी सी आबादी से भी मैं गुजरा था। अब सामने काफी दूर एक वादी जैसी नजर आ रही थी, जहां काफी मकान दिखाई दे रहे थे। शमरेज खान की मालूमात के मुताबिक जहां तक मेरा अंदाजा था, ये खान कले की आबादी थी। इस ऊंची पहाड़ी और खान कले की आबादी के दरमियान कोई खास बड़ी पहाड़ी तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैं जानता था कि वहां तक पहुंचते हुए शाम का अंधेरा छा जाना था। चंद लम्हे सस्ता कर मैं आगे बढ़ गया। दूसरी जानब उतराई काफी आसान थी। नीचे उतरते हुए खुद ब खुद मेरे कदमों में तेजी आ गई थी। इस बुलंद पहाड़ी पर चढ़ते हुए मुझे 2-2.5 घंटे लगे थे और नीचे मैं आधे घंटे में पहुंच गया था। नाले की तह में पहुंचने से पहले ही मुझे एक चश्मा नजर आ गया था। वहीं पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर अपना सफरी थैला रखकर मैंने चश्मे के पानी से वुजू किया, खूब सैर होकर पानी पिया और 2 रकत असर के सफर की वजह से पढ़कर खाना खाने बैठ गया। जोहर की नमाज में तयम्मुम करके पीछे ही अदा कर चुका था। गुलगारे ने दाल के पराठों के दरमियान ताज़ा मक्खन डाल दिया था। ठंडे होने के बावजूद उन पराठों से उठने वाली देसी मक्खन और खुलूस की महक मेरे रगोपै में उतर गई थी। गुलगारे ने 4 पराठे बांधे थे, मगर मैं मुश्किल 2 ही खा सका था। बाकी तो मैंने रात के लिए रख छोड़े। खाने के बाद मुझे चाय की तलब महसूस हुई। बर्फ पड़ने की वजह से जमीन पर बिखरी हुई लकड़ियां तो गीली हो गई थी, मगर खुश्क दरख्तों के साथ लगी हुई टहनियां वगैरह चलाने की काबिल थी। जरूरत के बकदर लकड़ियां तोड़कर मैंने आग जलाई और चाय बनाने लगा। एक प्याली चाय बनाने में इतनी देर नहीं लगी थी। पहला घूंट भरते ही मेरे मुंह में बदमजगी सी फैल गई थी। पिछले 4-5 दिनों से मैं मुसलसल ताज़ा दूध की बनी हुई बेहतरीन दूध पत्ती पीता रहा था। अब एकदम मिल्क पाउडर की बनी हुई चाय ने उस आला चाय का जायका याद दिला दिया था। एक मुखलस बहन के हाथ की बनी हुई चाय का मुकाबला फिर वो रूखी फीकी और बदमजा चाय कहाँ कर सकती थी। चाय पीकर मैंने बोतलें चश्मे के ताज़ा पानी से भरी और तैयार होकर आगे बढ़ गया। एक बार फिर नाले का हमवार सफर शुरू हो गया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्लचनकोफ की तड़तड़ाहट मेरे कानों में गूंजी। किसी ने ट्रैगर मुकम्मल दबाकर एक लंबा ब्रस्ट फायर किया था। फायर की आवाज से अंदाजा होता था कि वह हवाई फायर किया गया है, और ऐसे हवा में क्लचनकोफ का ब्रस्ट फायर करना या तो किसी खुशी के मौका पर किया जाता है, जैसे ईद वगैरह का चांद देखकर फायर करना या शादी वगैरह में शुगल करना, और दूसरी सूरत में किसी को ललकारने के लिए यूं एक लंबा ब्रस्ट हवा में फूंक दिया जाता है। अलबत्ता ये भी मुमकिन था कि किसी अहमक ने यूं ही बतौर शुगल ये हरकत की होती, मगर ऐसा होने का इम्कान जरा कम ही था। मैंने रफ्तार कम करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपना दूसरा अंदाजा ठीक होता दिखाई दिया कि वहां ब्रस्ट बतौर ऐलान जंग था। पुराने जमाने में जंग का ऐलान निकारा बजाकर या सींग फूंक कर किया जाता था। फी जमाना क्लचनकोफ के ब्रस्ट ही ने ऐलान जंग की जगह संभाल ली है। अचानक ही 1 से ज्यादा हथियारों के दहाने खुल गए थे। वो फायर 2-3 किलोमीटर दूर ही हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं इसी तरह चलता रहा तो उन मुकाबला करने वालों में जा फंसूंगा। इस सोच ने मुझे कदम रोकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे ज्यादा देर सोच में मुतला नहीं रहना पड़ा था कि 2 आदमी मुझे नाले मोड़ से नमूदार होकर अपनी जानब आते दिखाई दिए। दोनों खाली हाथ ही लग रहे थे। उसके बावजूद मैंने क्लचनकोफ कंधे से उतार कर हाथ में पकड़ ली थी। इनमें एक अधेड़ उम्र और दूसरा जवान सा लड़का ही था। शक्लों की शबाहत से दोनों मुझे बाप बेटा ही लग रहे थे। बाप नजर आने वाले ने अस्सलाम वालेकुम कहते हुए पूछा, ओ लड़के कहाँ जा रहे हो, इस तरफ मत जाओ। मैंने फौरन पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो मेरे करीब रुककर अपने चढ़े सांस दुरुस्त करता हुआ बोला, गजनी खेल और शिलोबर कबीला बर से बेकार हैं। दोनों जानब के आदमी तुम्हें मुखालिफ कबीले का समझकर कत्ल ही न करते। वो शायद भागकर नाला मोड़ तक पहुंचे थे और अब वहां से तेज कदमों से चलते हुए मुझ तक पहुंचे थे। मैंने पूछा, ये सामने कौन सा गांव है? उसने हैरानी से पूछा, अगर आपको इतना नहीं मालूम तो इधर क्यों जा रहे हो? मैंने खानकले जाना था। खानकले तो इस जगह से 8-10 किलोमीटर दूर शुमाल की जानब पड़ता है। उसने शुमाल की जानब हाथ का भी इशारा कर दिया था। मैंने दोबारा पूछा,
पूछा, वैसे ये गांव है कौन सा? शलोबर, जिन पर गजनी खेलों ने चढ़ाई कर दी है। क्यों? मैं मुस्तफसर हुआ। किसी लड़की का चक्कर लगता है। शलोबर कबीले का जवान गजनी खेल कबीले की एक ऐसी लड़की को भगा लाया है जिसके बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता पेशावर में किसी दोस्त के बेटे से तय किया हुआ था। गजनी खेल वालों को मालूम हो गया कि लड़की किसके साथ भागी है। अब शलोबर वाले उस लड़की के बदले मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, मगर वो अपनी लड़की और उसे भगाने वाले जवान का मुतालबा कर रहे हैं। मतलब वो दोनों को कत्ल करने के लिए। मैंने अंदाजा लगाया। जी जनाब। उसने इस्बात में सर हिला दिया। अब आप भी उस रास्ते को नजरअंदाज कर दें, यह ना हो खामखा किसी अंधी गोली का शिकार बनना पड़ जाए। मैंने हैरानी जाहिर की, वैसे क्या यहाँ से पाकिस्तान में भी लड़कियों के रिश्ते किए जाते हैं? उसने मुंह बनाते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, आधा अफगानिस्तान तो पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी अपने यहाँ तो लड़की का सौदा किया जाता है। जिसने ज्यादा रकम फेंकी वो ले गया। तो शलोबर वाले भी तो रकम दे रहे हैं। पहली बात यह कि दुश्मन कबीले से रिश्ते नहीं किए जाते, और दूसरा, शलोबर के जवान ने लड़की को भगाकर पूरे गजनी खेल की इज्जत उछाली है, और इसका हल तो एक ही है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर जनूब की जानिब हमारा गांव है शनावुन्ना। हमारे साथ चलना है तो आ जाओ। मैंने पहाड़ों के पीछे छुपते हुए सूरज को देखा। गुरूब आफ्ताब में 20-25 मिनट ही बाकी थे। रात गुजारने के लिए वही जगह मुनासिब थी। शनावुन्ना जाकर यूं ही सफर की तवालत में इजाफा ही होना था। रात के खाने के लिए मेरे पास पराठे मौजूद थे। सोने का बिस्तर मैंने पीठ पर लादा हुआ था, तो खामखा आने जाने का 8-10 किलोमीटर फासला क्यों तय करता? यूं भी पहाड़ी इलाकों में 1 किलोमीटर फासला तय करते हुए दांतों पसीना आ जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने उन्हें अपने फैसले से आगाह किया और वो कंधे उचकाकर बेटे के साथ आगे बढ़ गया। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। वो इसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे जिससे मैं उतरा था। फायरिंग की आवाज में दम बदम इजाफा हो रहा था। एक साथ कई क्लाशनकोफें गरज रही थी, और फिर इन तमाम आवाजों पर 12.7 mm की आवाज भारी पड़ गई। जाने वो तबाही फैलाने वाला हथियार किसके पास मौजूद था। थोड़ी देर बाद 2 12.7 mm गरजने लगी। मालूम यही होता था कि दोनों जानिब वो हैवी गन्स मौजूद थीं, या किसी एक कबीले के पास 2 गन्नें मौजूद थीं। उसी गन गरज में राकेट लॉन्चर के धमाके भी सुनाई देने लगे। लगता था 2 कबीलों की बजाय 2 ममालिक की फौजें सरहद पर बरसे बेकार हों। मैं वहीं दाएं बाएं घूमकर शब बिस्तरी के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढने लगा। जल्दी ही एक झुकी हुई चट्टान के नीचे मुझे मुनासिब जगह नजर आ गई थी। अंधेरा छाने से पहले मैं जगह साफ करके रात को जलाने के लिए ईंधन इकट्ठा कर चुका था। खाना मैंने ईशा की नमाज पढ़कर ही गर्म करना शुरू किया था। दिन का खाना देर से खाने की वजह से मुझे कोई खास भूख नहीं लग रही थी, लेकिन पराठों को गर्म करने पर वो मुझे इतने लजीज लगे कि मैं दोनों ठूस गया। इस तरफ बर्फबारी न होने के बराबर हुई थी। पीछे जो बड़ी पहाड़ी में अबूर करके आया था, बर्फबारी का जोर वहां तक ही रहा था। यकीनन इस तरफ बुलंदी कम थी, इस वजह से बर्फ नहीं हुई थी। सर्दी अलबत्ता काफी ज्यादा थी। दिसंबर लगने वाला था और सर्दी ने मजीद बढ़ना था। मैदानी इलाके में लोग सर्दी से लुत्फ अंदोज होते हैं, और यहाँ सर्दी न सिर्फ तकलीफ और अजियत का बायस बनती है बल्कि कारोबार जिंदगी भी मुअत्तल कर देती है। यूं भी जब यहाँ की गर्मी मैदानी इलाके की सर्दी के बराबर होती है तो सर्दी का अंदाजा खुद कर लें। आग पर अच्छी तरह लकड़ियां डालकर मैं स्लीपिंग बैग में घुस गया। वो स्लीपिंग बैग अच्छा खासा गर्म था, मगर उस सर्दी का मुकाबला करने के लिए उसे बैरूनी इमदाद की भी जरूरत थी। इसलिए स्लीपिंग बैग में घुसते वक्त मैंने गर्म कोट पहन रखा था। उसके साथ आग ने भी इस छोटी सी पनागाह को अच्छा खासा गर्म कर दिया था। मुझे नींद आते देर न लगी। हालांकि किसी नई जगह पर नींद बहुत मुश्किल से आती है। मुझे आज तक याद है कि जब मैं भर्ती होकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा था तो सारी रात जागता रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आदी हुआ कि अब जंगल, बियाबान, सहरा, पहाड़, परायदेज और बेगारे इलाकों में मुझे सोने में कोई मसला पेश नहीं आता था। उस वक्त भी उस चट्टान के नीचे मैं यूं सो गया जैसे आम लोग अपनी ख्वाबगाह में बेफिक्र होकर सोते हैं। हालांकि जिन हालात और जैसे इलाके में मैं महविज सफर था वहां कुछ होते देर नहीं लगती, और हुआ भी वही। मैं सुबह तक का इरादा लेकर सोया था। घंटे डेढ़ बाद ही छापा पड़ गया। उनकी तादाद 5 थी। तमाम मुसल्ला थे। आंखें खुलते ही मुझे 5 क्लाशनकोफें अपनी जानब तनी हुई नजर आई थी। जी, आप लोग कौन हो और क्या चाहिए? गो मैं गहरी नींद से जागा था, मगर मेरी तरबियत इसी नहज पर की गई थी कि आंख खुलते ही मुझे माहौल का इदराक हो जाता था। मुझे 1 सेकंड के लिए भी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि मैं कहाँ हूँ, और मुझसे 2-3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद 2 कबाइल बरसे बेकार हैं। उनमें से एक तंजिया लहजे में बोला, हम वही हैं जिनका शिकार करने तुम आए थे और अब खुद हमारे शिकंजे में आ गए हो। मैं मुसाफिर हूँ जनाब, और किसी का शिकार करने नहीं आया हूँ। झूठ मत बोलो। इस मर्तबा भी वही आदमी बोला था। मोहतरम, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं खान कले जा रहा था, रास्ता भूलकर इस तरफ आ निकला। सफेद ढलने यहाँ पहुंचा तो तेज फायरिंग शुरू हो गई थी। यहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने बता दिया कि 2 कबीलों में जंग छिड़ गई है और ये कि खान कले इस जानिब वाक़े नहीं है।
बस मुझे आगे जाना मुनासिब न लगा। यूं भी वह दिन भर का थका हुआ था। सोचा रात को आराम कर लूं, सुबह खान कले की राह नापूंगा। कहानी अच्छी है मगर तुम्हारा फैसला मशर करेगा। भाईजान बराए मेहरबानी मुझे बेआराम न करो, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि आप किस कबीले के हैं। बोले बादशाह, हम उसी कबीले के हैं जिसकी ताक में तुम यहाँ घात लगाकर रात गहरी होने का इंतजार कर रहे हो। शलोबर कबीले के किसी हलीफ को यूं बातें नहीं बनाना चाहिए। पिछली लड़ाई में तुम्हारे 2-3 आदमियों ने छापा मारकर हमारा काफी नुकसान किया था। इस मर्तबा हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सारे रस्तों की निगरानी कर रहे हैं। इसकी बात सुनते ही मुझे सारी कहानी पता चल गई थी। वो गजनी खेल कबीले के लोग थे और रात के वक्त पहाड़ी नालों और ऐसे रस्तों पर गश्त कर रहे थे जहां से शलोबर कबीले के लोग छुपकर उनके पड़ाव तक रसाई हासिल करते हुए उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते थे। और ऐसा गालबन उनकी पिछली लड़ाई में भी हुआ था, जिसका हवाला मुझसे बात करने वाला आदमी दे चुका था।